हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास +1 के अंदर जो हम सबसे पहला टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का टॉपिक। देखिए बच्चों, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो फर्स्ट टाइम यूनिट्स एंड डायमेंशंस को पढ़ने लगे हैं। अगर आप अपने क्लासरूम सेशंस के अंदर ऑलरेडी यूनिट्स एंड डायमेंशंस को पढ़ चुके हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक के ऊपर जाके 1.5x, 1.25x या 2x के ऊपर भी देख सकते हैं ताकि आपकी एक रिवीजन हो सके। ये रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जो बच्चे फर्स्ट टाइम पे ही ये वीडियोस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पे ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो वो ये नॉर्मल स्पीड के ऊपर कवर अप करते हुए चले। देखिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का तरीका मैं फिर आपको बता रहा हूँ। आपने हर 5 से 7 मिनट की डिस्कशन को पॉज करके अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है और लिखते हुए उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है, तभी आपको बेटा इस वीडियो का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। हम यूनिट्स एंड डायमेंशन को डिस्कस करते हैं जो आपका फर्स्ट टॉपिक है क्लास का। देखिए, आपने 9th, 10th, 7th, 6th, 8th जो भी आपने क्लासेस कवर करके अभी +1 में आए हो, उन सब के अंदर आपने फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी किया, जैसे मास, लेंथ, वेलोसिटी, टाइम, स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, एनर्जी। ये सारी टर्म्स के अंदर आपने फिजिक्स को स्टडी किया है। इन सारी टर्म्स को बच्चों हम कौन सी क्वांटिटीज़ कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। देखिए, जब भी हमने किसी भी फिजिक्स के अंदर एक्सप्रेशन को स्टडी किया तो या तो एक्सप्रेशन किसी ना किसी क्वांटिटी के लिए दिया गया था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ स्पीड मैंने लिखा, आपने कहा कि सर हमें तो स्पीड के बारे में पता करना है। मैंने कहा चलो भाई स्पीड के बारे में पता कर लेते हैं। तो आप कहते हो स्पीड तो डिस्टेंस बाई टाइम है। तो स्पीड है जो, इसको एक्सप्रेस किया गया है डिस्टेंस और टाइम की टर्म्स में। एक और एक्सप्रेशन बना के आपको दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ x को मैंने a, b और c की टर्म्स में लिखा, तो इसका मतलब मैं x को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ a, b और c की टर्म्स में। तो मतलब जिन क्वांटिटीज़ की टर्म्स में हम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, जिन क्वांटिटीज़ की टर्म्स में हम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, उन क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल कहा जाता है, बेसिक कहा जाता है। और जिसकी टर्म्स में जो एक्सप्रेशन फाइनली डिराइव होके आया है, उस क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। यानी हम टोटल जो आज तक हमने सारी की सारी क्वांटिटीज़ पढ़ी, उनको हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक वो क्वांटिटीज़ जिनकी टर्म्स में एक्सप्रेशंस को लिखा जाएगा, और एक वो क्वांटिटीज़ जो एक्सप्रेशंस ऑब्टेन हो रहे हैं। ठीक है, यानी अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हमने फिजिक्स में पढ़ी हैं, जिनकी टर्म्स में हमने फिजिक्स को अंडरस्टैंड किया है, उनके लॉज को अंडरस्टैंड किया है, वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। बहुत अच्छे। मैं कहता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, बेसिक और डिराइव। बहुत अच्छे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि अगर मैं x को a, b और c लिखूँ तो a, b और c क्या है? बेसिक हैं, और x क्या हो गया है? डिराइव्ड है। तो के लिए पूरी फिजिक्स में, क्योंकि हम किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी अदर क्वांटिटीज़ की टर्म्स में पुट कर सकते हैं, पर इस चैप्टर की यूनिकनेस को बनाए रखने के लिए हमने क्या मान लिया कि हम मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में सारे एक्सप्रेशंस को लिखने की कोशिश करते हैं। तो कि मैंने इस चैप्टर के लिए मास, लेंथ और टाइम, इन 3 क्वांटिटीज़ को बेसिक मान लिया है, m, l और t को, और बेटा बाकी सभी क्वांटिटीज़ को, ऑल अदर क्वांटिटीज़, इन सबको मैंने डिराइव्ड मान लिया है। एक एग्जांपल के साथ हम देख सकते हैं कि कैसे। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि मुझे स्पीड के बारे में पता करना है। आपने कहा सर स्पीड को आप बेसिकली v लिखते हो और इसको आपने कौन सी क्वांटिटी मान लिया है? अब डिराइव्ड, क्योंकि इसकी टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा जाने वाला है। तो भैया स्पीड होता क्या है? स्पीड तो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अगर बेसिकली मैं आप क्योंकि फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहे हो तो मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। डिस्टेंस को बेटा हम लेंथ कह सकते हैं। देखो, हम लेंथ ओवर टाइम लिख सकते हैं इसको। तो ये क्वांटिटी क्या बन गई? लेंथ ओवर टाइम बन गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? LT-1 लिख सकते हैं। बहुत अच्छे।
आप कहते हो कि नहीं सर हमें तो एक्सेलरेशन को लिखना है। मैंने कहा ठीक है भैया, तो हम एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब v/t लिख दो, और v को अगर लेंथ और टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो तो आप lt-1 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, lt-2। तो एक्सेलरेशन के लिए जब हम डिराइव क्वांटिटी को लिखेंगे जो कि एक्सेलरेशन है, तो इसको मास लेंथ और टाइम की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, देखिए m0l1t-2। तो ये जो फॉर्मूला हम लास्टली ऑब्टेन करते हैं मास लेंथ और टाइम की टर्म्स में, इस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि मोमेंटम के बारे में बेटा आप लोग पहले से जानते हो, इनको दोबारा नहीं लिखेंगे हम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है भाई। मास क्या आ गया, m आ गया। स्पीड देखो पहले ही हम लिख चुके हैं lt-1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मोमेंटम को हम मास लेंथ और टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसका फाइनल एक्सप्रेशन ये बनता है, जो इसका क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। एक और रिजल्ट लिख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं फोर्स। देखिए बेटा फोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपने शुरू से उसको मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, ठीक। तो अगर एक्सेलरेशन की बात हम देखें तो ऊपर हमने ऑलरेडी लिखा है ये कि lt-2 है। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ऑब्टेन करके आया है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो दो तीन चीज़ें क्लियर होगी हमें कि जितनी भी क्वांटिटीज हमने आज तक सारी की सारी पढ़ी, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। हम इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल या बेसिक और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल वो हैं जिनकी टर्म्स में हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं, और डिराइव्ड वो हैं जिनके एक्सप्रेशंस ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी क्वांटिटी की टर्म्स में अदर क्वांटिटीज को क्योंकि लिखा जा सकता है, तो जिनकी टर्म्स में लिखा जा रहा है वो क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं, और जो एक्सप्रेशंस ऑब्टेन हो रहे हैं वो डिराइव्ड है। चलिए ये बात समझ आ गई, आगे चलते हम कुछ टर्म्स के लिए डिराइव करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए एरिया को जब हम लिखते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखते हैं बेटा। लेंथ इंटू लेंथ का मतलब आप साथ साथ नोट करते जाइए और इसको कवर अप करते जाइए। l² आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऐसे l² से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है। वॉल्यूम को लिखेंगे तो L इंटू बी इंटू एच लिखेंगे। ये क्या आ रहा है, ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं उसको क्या लिखा जाता है, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ये किसका है भैया, ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इसी ढंग से अगर आप लेंथ इंटू लेंथ करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा भैया l³। तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला जो वॉल्यूम का है वो कितना बन गया, l³। देखिए बहुत आसान है। डेंसिटी अगर आप लिखोगे तो आप जानते हो ऑलरेडी कि डेंसिटी को हम मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं। अब मास के लिए तो आपने m लिख दिया, वॉल्यूम के लिए यहाँ से ही ऑब्टेन कर लिया भैया क्या, l³। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ml-3। तो बेटा इतनी बात आपको अब तक समझ आनी शुरू हो गई होगी कि कभी भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला अगर डिराइव करना है किसी क्वांटिटी का, तो हमें उसका बेसिक एक्सप्रेशन ज़रूर पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी किन किन टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमने स्पीड कहा, स्पीड के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम लिख सकते हैं। तो लेंथ को क्या लिखेंगे, lt, क्या लिखेंगे, lt-1। तो lt-1 है जो, ये हमारे पास स्पीड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसको और बढ़िया ढंग से लिखना चाहते हो, तो m को इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो m0l-t-1 से भी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। रही बात एक्सेलरेशन की, तो a तो हमें पता ही है v/t है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं lt-1 डिवाइडेड बाई t, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं lt-2। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया lt-2। देखिए कई बार हमें यूनिट दी जाती है, जैसे आप मीटर पर सेकंड कहते हो या किलोमीटर पर आवर कहते हो, तो इसके टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। आप किलोमीटर को देखिए, लेंथ है, ये क्या है, टाइम है। इसी ढंग से एक्सेलरेशन के लिए आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो ना, मीटर से क्या आ गया, लेंथ,
सेकंड से क्या आ गया टाइम, तो L/T², वही रिजल्ट है। जैसे आपने मोमेंटम लिखा था अभी, तो मैंने कहा था मोमेंटम को बेटा हम P से लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से लिख सकते हैं। तो मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है भाई L_t−1 है, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन mL_t−1 आ गया। बहुत बढ़िया। तो हमने ओवरऑल देख लिया कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूलाज हम डिराइव कैसे करते हैं। कीजिए पर आगे कुछ और प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फोर्स है बेटा, तो फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो ना, तो आप यहाँ पे m, यहाँ एक्सेलरेशन के लिए L_t−2 याद हो जाना चाहिए भैया अब तक, तो mL_t−2। तो जिनके ऊपर अब मैं स्टार मार्क करूँगा ना, वो क्वांटिटीज आपने समझ लेनी है कि ये बार बार आपको पूरे चैप्टर में यही क्वांटिटीज हैं जो तंग करेंगी और यही क्वांटिटीज हैं जो आएंगी। तो इसका मतलब ये क्वांटिटीज तो हमें बिल्कुल एक एक साथ एकदम से इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो 1 मिनट में डिराइव कर सकते हो, है ना। तो प्रेशर क्या आ गया, प्रेशर हमेशा हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स कैसे है, mL_t−2, एरिया क्या है बेटा लेंथ इनटू लेंथ यानी कि L², तो ये कितना बन गया mL−1 t−2। जिन बच्चों को ये नहीं पता लगा कि ये -2 कैसे आया, तो 2 माइनस हो गया ऊपर जाके, तो 1 - 2 कितना आ गया -1। तो बेटा ये रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास mL−1 t−2। आप एनर्जी लिख सकते हो, एनर्जी के लिए क्या है E एक्सप्रेशन है, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। आप कहोगे सर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस तो वर्क डन होता है, तो बिल्कुल सही है, एनर्जी और वर्क का सेम एक्सप्रेशन आता है। फोर्स कितना लिख रहे हैं भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी mL_t−2। देखिए एक्सेलरेशन याद हो गया अब तक, इनटू लेंथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा mL²t−2। पावर आप इसको सीधे तौर पे लिख सकते हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। बहुत अच्छे। तो वर्क डन कितना आ चुका है, वर्क डन आ चुका है mL²t−2, और टाइम उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो t आ जाएगा भाई। कितना आ गया बच्चों ये mL²t−3। तो ये किसके लिए है, ये भी हमारे पास पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो मोटा मोटे तौर पे आपको ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, आप ये समझ लीजिए कि इनके ऊपर बेस्ड हमें बार बार क्वेश्चंस आएंगे। एंगल क्या होता है बेटा, याद है एंगल थीटा आप नोट करते हो, थीटा आर्क ओवर रेडियस। जब भी हम किसी भी सर्कल को देखते हैं तो उसमें थीटा को रेडियंस में लिखने के लिए ये आपके पास है इसकी आर्क, जो बेसिकली क्या है लेंथ है, ये क्या है इसका रेडियस, जो बेसिकली क्या है लेंथ है। तो लेंथ ओवर लेंथ क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ अगर हम लिख लें यहाँ पे, तो वो तो भैया L/L से कट गया ये, तो आपके पास क्या बना m0L0T0। तो एंगल को हम लोग क्या मानते हैं कि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ये क्वांटिटी है जो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बहुत अच्छे। एंगुलर स्पीड या फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप देखेंगे तो वो 1 टाइम पीरियड होती है। आपको याद होगा कि कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 1 सेकंड के अंदर हो जाती हैं, ये है फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन का मतलब समझते हो ना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया, फिर आया, फिर यहाँ गया, ये आया, ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशंस हो रही है। तो 1 सेकंड में कितनी बार ये ऑसिलेशंस हो गई, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो 1/t को लिखते हुए हमें t-1 का एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो चुका है। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ से आगे सारी इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। आप इसको एक बार पॉज करके दोबारा लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे और लिखी हैं, ये आप फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस कर रहे हो +1 क्लास के अंदर। पहली क्वांटिटी है सरफेस टेंशन, और ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ बेटा इस चैप्टर में आपको तंग करने वाली हैं, तो मैं इनके ऊपर सभी के ऊपर स्टार लगा देता हूँ। और आप यूँ समझ लो कि इसके अलावा आपको बुक में जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ दी गई हैं,
आपको कोई बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए फर्स्ट टाइम पे पढ़ते हुए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा साथ में आपको, ताकि आपको सारी चीज़ समझ आए। देखिए बेटा, सरफेस टेंशन क्या होती है, यही नहीं हमें कि डायमेंशनल फॉर्मूला उसका पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी है क्या। देखिए जो लिक्विड है, आप जब उसको सरफेस पे देखते हो ना, तो लिक्विड अपने आप में क्या है, सरफेस पे थोड़ा सा स्ट्रेच्ड फील होता है। आप देखो इंसेक्ट है, जब वो उसको सरफेस के ऊपर रखते हैं, कोई हल्का सा इंसेक्ट है, चींटी टाइप है ना, तो वो क्या होता है कि वो, या मच्छर है, तो वो उसके ऊपर आराम से अपने आप को प्लेस कर लेता है, एकदम से सिंक नहीं करता। रीज़न क्या है कि वो जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो अपने आप को एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, जिसके ऊपर जैसे ही ऑब्जेक्ट आता है तो वो हल्का सा डिप्रेस हो जाती है, पर उसके अंदर सभी डायरेक्शंस में एक स्ट्रेचिंग फोर्स लग रही है ऐसे करके। तो वो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट हो रही है ना, उसी का नाम है सरफेस टेंशन। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ से सरफेस टेंशन लिखा जा सकता है, तो आप इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ तक ही याद रखो, बाकी तो जिस क्वेश्चन में आपको चाहिए होगा तो अपने आप एक्सप्रेशन है जो वो ऑब्टेन हो जाएगा। रही बात ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो फिर हमें याद आया कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जिसमें G(m1m2)/r² के साथ लिखा था। यहाँ पे G क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा F(r²), क्योंकि r² दूसरी साइड पे चला गया। यहाँ क्या आ गया बेटा, m1m2 आ गया। तो देखिए फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बनता है, mL(t-2) बनता है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये रेडियस क्या है या डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को तो भैया लेंथ लिखेंगे, तो ये आ गया लेंथ का स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपके पास m का होल स्क्वायर। अब क्या है कहानी कि ये एक m इस एक m से ख़त्म हो गया, तो आपके पास फाइनली जो एक्सप्रेशन बन के आया वो बना m-1, ऊपर गया ये L का 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ 3 बन गया। ये क्या आ गया बेटा, t-2। तो अगर आप देखिए तो आपको एक्सप्रेशन किसका मिल गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑब्टेन हो चुका है। देखिए एक दिन में आपको याद नहीं होंगे डायमेंशनल फार्मूलाज, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मल्टीपल टाइम्स जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ये सारे टर्म्स याद होते जाएंगे। ध्यान रखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट हो या एक और टर्म आती है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों के लिए ही ना सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। चलिए हम एक चीज़ को समझ लेते हैं इसमें कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है। आप ना एनर्जी का जब एक्सप्रेशन लिखते हो कि एनर्जी पोजेस्ड बाय वेव, एनर्जी किसकी, किसी भी वेव की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, और h इंटू फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है। ये क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे h क्या है, ये प्लैंक का कांस्टेंट है, एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू आप थोड़े ही दिनों में सीख जाओगे, पर अभी आप ये समझ लो कि ये h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है। नंबर की वैल्यू मैं बता भी देता हूँ, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, पर अभी आपको इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जो कि एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी से लिखी जा चुकी है। एनर्जी कितनी है भाई, एनर्जी है mL² t-2, फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/t, तो ये कितना बन गया mL² t-2 मल्टीप्लाइड बाई t, तो ये कितना आ गया बेटा mL² t-1। तो हम फटाफट ये सारी क्वांटिटीज़ के बारे में समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L³ t-2 है। बेटा इनको 3-4 बार लिख लो ये सारी क्वांटिटीज़ को, तो आपको फटाफट ये याद हो जाएंगी, ठीक है। एक और टर्म हमने कहा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए जब लिक्विड फ्लो करता है किसी भी रीजन में, तो आप देखोगे अगर आप केरोसिन को किसी पाइप में फ्लो कराओ तो सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर के अंदर उसकी सेम स्पीड नहीं होगी, जो वाटर की हो सकती है या ग्लिसरीन की हो सकती है या किसी पेंट की हो सकती है। तो इसका मतलब सभी लिक्विड्स के फ्लो करने की जो स्पीड है वो अलग अलग है। वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न है कि जो लिक्विड की लेयर्स है, देखो लिक्विड भी लेयर्स के रूप में मूव करेगा, है ना, तो लिक्विड की जो लेयर्स है उनके बीच में आपस में एक फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है, वो हर लिक्विड के केस में अलग अलग होती है। तो
तो उसको डिफाइन जो करता है वो ये वाला कॉफिशिएंट करता है। जैसे मैं कहूँ कि एक वाटर का कॉफिशिएंट अलग है, केरोसिन का अलग है, पेंट का किसी का अलग है, ग्लिसरीन का अलग है, तो इसका मतलब सभी लिक्विड्स का अपना अपना एक कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, जिसकी वजह से लिक्विड्स का जो फ्लो है वो अल्टर्ड है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच की जो फ्रिक्शन है वो डिसाइड करती है कि भैया कितना ज़्यादा बढ़िया ढंग से ये लिक्विड फ्लो कर सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो आप आगे चल के पढ़ने वाले हो, 6 पाई ईटा आर वी। आप इससे भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी फ़िलहाल आप ये समझ लो कि इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो ml-1 t-1 है, क्योंकि मेरा ज़्यादा कंसर्न सिर्फ इसी के साथ रहेगा। एक लास्ट टर्म जो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अभी पहले ही मैं बता दूँ, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे लिखते हैं? मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, जब बॉडीज घूमती हैं, सपोज कीजिए ऐसे बॉडी घूम रही है ना, एक बॉडी यहीं पे घूम रही है ऐसे करके, एक बॉडी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे घूम रही है, तो मुझे सोच के बताओ कि किसका मास ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। ये वाली बॉडी तो एक्सिस के बिल्कुल पास ही है, ये वाले केस में बॉडी का मास एक्सिस से काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो ये इसी बात का मेजर है कि बॉडी का मास कितनी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप एक छोटा सा बॉल कंसिडर करो, उस बॉल का मास काफ़ी क्लोजली एक्सिस ऑफ रोटेशन तक फैला हुआ है, पर इसी बॉल को अगर मैं एक पूरे मटेरियल को एक रिंग का शेप दे दूं तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा दूर तक आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मास के बारे में पता होना चाहिए और एक डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, यानी मास इंटू एल स्क्वायर है जो, वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके लिए एक्सप्रेशन है। चलिए ये सारी टर्म्स को जो मैंने अभी अभी आपको कराई, एक 5 मिनट का पॉज लीजिए अब, और जितना आपने लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो पूरा का पूरा एक बार दोनों तीनों जो पेजेस हैं बैक करके आप दोबारा से एक बार लिखिए। 1-2 बार लिखने के बाद ही आप लेक्चर को आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास बच्चों एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं क्या है ये सवाल। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए थोड़ी सी यहाँ पे। चलिए, यहाँ हमारे पास 3 सवाल दिए गए हैं, पढ़ते हैं इन सवालों को और सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। अब सबसे पहला सवाल देखिए कि हमें कहा गया कि केजी मीटर सेकंड -1 इनमें से किस क्वांटिटी की यूनिट है। अब वैसे मुझे याद है कि एनर्जी की जो यूनिट होती है, जो एनर्जी की यूनिट होती है वो है, क्या होती है बेटा एनर्जी की यूनिट? एनर्जी की यूनिट होती है जूल। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, याद करो, है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर ये तो किसी की भी यूनिट डिफाइन नहीं हो रही, तो एनर्जी की यूनिट है या नहीं है, तो हम इसके लिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूशन को समझते भी हैं। केजी मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हुआ केजी का मतलब है मास, मीटर का मतलब है लेंथ, और यहाँ मतलब है t-1। अब आप सोचो कि ये किस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर मैं थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चलूँ तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे याद है, मैं डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ इसको। एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा ml² t-2, ठीक है ना। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने पढ़ा ml-t-1। मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हमने पढ़ा मास इनटू वेलोसिटी यानी ml-t-1। अरे वाह, ये तो सेम टू सेम ही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया कि ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? ये मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है। प्रेशर के लिए क्या लिखा था बेटा? ml-1 t-2। अच्छा एक बात और, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम से याद हो जाएं,
क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी देख चुके तो आप स्पीड के साथ इसको कवर अप कर सकते हो और इस बेसिक से जो 10-15 मिनट का शुरू का डिस्कशन है इसे आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पे वो है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बेटा इसमें से बन के आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि kg के हिसाब से तो मास लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर के हिसाब से l स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे t-2। और हम ऊपर भी देख चुके हैं कि ml स्क्वायर t-2 किसके लिए लिखा जाता है, एनर्जी के लिए लिखा जाता है। पर एनर्जी को एनर्जी ना कह के भी हम क्या कह सकते हैं, कई बार वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या टिक हो गया भैया, ए टिक हो गया। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं एक मिनट के लिए दोबारा से, अब आप चाहो तो 1 सेकंड का पॉज लेके इसको खुद डिस्कस कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास वॉट आर। अगर आप सोचो कि वॉट तो किसकी यूनिट है भैया, पावर की यूनिट है, और आर किसकी यूनिट है बेटा, टाइम की यूनिट है। तो वॉट आर पावर इनटू टाइम आ गया। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इनटू टाइम। तो ये हमारे पास बना क्या, टाइम से टाइम काट दो तो ये तो आ गया वर्क, और वर्क को हम जानते हैं कैसे लिखा जा सकता है, ml स्क्वायर t-2। तो ये हमारे पास वर्क या एनर्जी के हिसाब से ये एक्सप्रेशन क्या है, C है, ये एनर्जी है। तो आपको ये समझ आया कि सबसे बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से इसमें फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहता क्या है। बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो सेम टर्म्स हैं या सेम क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं को ही आपस में ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या इक्वेट किया जा सकता है। यानी वही क्वांटिटीज़ आप आपस में ऐड कर सकते हो जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। या आप यूँ कहो कि फोर्स को आप फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हो, फोर्स को आप एनर्जी के साथ ऐड नहीं कर सकते। आप प्रेशर को प्रेशर के साथ ही ऐड कर सकते हो, प्रेशर को आप मोमेंटम के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो दो क्वांटिटीज आप एक्सप्रेशन में लिख रहे हो, अगर आप इक्वेट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उन सबको हम सेम क्वांटिटी ही मानेंगे, यानी उसका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला ही मानेंगे। वैसे भी समझ आता है, इससे वर्ड से हम समझ सकते हैं कि ये सेम है, जेनिटी मतलब सेम रूल ऑफ डायमेंशंस। सेम रूल ऑफ डायमेंशंस का मतलब ये हुआ कि ओनली जो टर्म्स विद सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है उन्हीं को ही ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट किया जा सकता है। जैसे मैं एक टर्म लिख दूं x इज टू वाई जेड प्लस पी बाई क्यू माइनस एम वाई आर, कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अलग अलग साइड पे दिखने को मिल रहा है, एक क्वांटिटी तो ये है, दूसरी क्वांटिटी ये है, तीसरी क्वांटिटी ये है। यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन को अलग अलग क्वांटिटीज़ नहीं माना जा सकता, उनको एक ही टर्म मानते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा x का, ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं है मल्टीप्लाई होने के बाद। यानी वाई जेड को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई क्वांटिटी बनती है वो x ही बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वाई जेड मल्टीप्लाई दो, वो उनका भी ये आ गया। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ p ओवर क्यू बराबर किसके है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम वाई बाई आर। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो भी आपके पास टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तभी इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट किया गया है। और ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब इसका फ़ायदा क्या है, बंदा कहता है कि आपने रूल बना दिया भाई साहब, तो इसका फ़ायदा भी बता दीजिए हमें। तो चलिए हम इसका फ़ायदा बताते हैं। पहले तो बात समझ लें कि जो रूल है, जैसे हमने कहा कि इसको यूज़ किया जाता है कि चेक करने के लिए कि इक्वेशन बिल्कुल सही है भी या नहीं। अगर ध्यान रखिए कि अगर सभी क्वांटिटीज़, जैसे मैं कह दूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या मैं कह दूँ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अब देखिए ये तीनों टर्म्स तो आपने पढ़ी हुई हैं और आप जानते भी हो कि ये तीनों टर्म सही भी हैं। तो भाई मैं जानूंगा कैसे कि ये टर्म सही हैं? तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड है, और ये वाली टर्म पूरी की पूरी क्या है? थर्ड है। हमें क्या करना होता है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए फर्स्ट का, अगर वो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेकंड के बराबर है और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्ड के बराबर है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई? करेक्ट इक्वेशन हो जाएगी। अगर नहीं है तो ये इनकरेक्ट इक्वेशन हो जाएगी। जैसे मैंने सबसे पहला केस यहीं पे ऑब्टेन करना शुरू किया, मेरे को कहा गया कि आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करके बताइए कि ये सही है या नहीं है। अब v अपने आप में क्या है? वेयर हम मान सकते हैं कि v और u क्या है? स्पीड है, और जो a है वो क्या है? यहाँ एक्सेलरेशन है, और t क्या है? वो टाइम है। चलिए कोई बात नहीं, हम जानते हैं स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है। यहाँ u के लिए लिखेंगे तो ये भी LT-1 हो जाएगा, और ये a है जो, ये क्या आ जाएगा बेटा? LT-2, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया t को, तो ये भी क्या आ जाएगा? LT-1। तो ऑल टर्म्स हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आपने देख लिया कि इन सभी का क्योंकि सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो देयरफॉर ये वाली इक्वेशन करेक्ट है, जो कि हमें पहले से ही पता था कि भैया ये वाली इक्वेशन तो करेक्ट होने वाली है। चलिए एक काम करते हैं, हम ना इसमें जो ओरिजिनल सही वाली इक्वेशन है सेकंड वाली, वो नहीं डिस्कस करते, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये AT क्यूब कर देते हैं इसको, चलिए ये क्यूब कर दिया मैंने, अब अपने नोट्स में भी इसको क्यूब कर दो। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं। यहाँ पे S है जो, उसको मैंने डिस्टेंस माना है बेटा, U को मैंने स्पीड माना है, ठीक, T को मैं टाइम मान रहा हूँ, और A को मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक्सेलरेशन है। S की वैल्यू देखिए बेटा क्या लिखी जाती है? लेंथ लिखी जाती है L। U क्या है? LT-1 है। ये क्या आ गया? T, तो ये क्या आ गया? L। ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ये LT-2 है, और ये क्या है? T का क्यूब है। तो ये कितना आ गया? LT-1 आ गया। अब गौर कीजिए, यहाँ लेंथ है, यहाँ लेंथ है, यहाँ लेंथ इनटू टाइम है, तो ऑल टर्म्स सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रखती हैं भाई। अगर सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ये वाली जो इक्वेशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। चलिए थोड़ा सा और चीज़ें करते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस और हैं, इनमें से एक करेक्ट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। आप एक काम कीजिए, आप पॉज लेके लेक्चर को पॉज कीजिए और खुद इसको ट्राई कीजिए कि क्या आप कर सकते हो या नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा 1 मिनट का पॉज लेने के बाद, तो देखिए कि मैंने इसको कैसे किया है। हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो है एक्सप्रेशन, ये टाइम का एक्सप्रेशन है, और ये जो g है ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। आप मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास लेंथ के लिए एक्सप्रेशन है। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जो बच्चों, वो तो हमने क्या लिखा है? टाइम लिखा है। जबकि जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो क्या लिखा है हमने? वो लिखा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ बाई जी। अब हम जानते हैं कि ये 2 पाई अपने आप में एक नंबर है। ध्यान रखो बेटा, नंबर की कोई डायमेंशंस नहीं होती, इसको m0, l0, t0 कहते हैं। यहाँ है आपके पास l, यहाँ है LT-2, ये ख़त्म हो गया, ये 1 इंटू टी का स्क्वायर। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला है जो, वो बराबर है किसके? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। देयरफॉर जो इक्वेशन है वो कैसी है बच्चों? ये इक्वेशन हमें नज़र आती है कि ये करेक्ट इक्वेशन है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ आ जाइए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? फोर्स है F, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई
जिसको हम लिख सकते हैं MLT-2। अगर आप राइट हैंड साइड को थोड़ा सा कंसिडर करें तो वो 6 पाई ईटा आर बी स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है कि ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसको मैंने आपको लास्ट में अभी बताया था कि ml-1 होता है। ये 6 पाई को हम नंबर की तरह मान सकते हैं और नंबर की कोई डायमेंशंस नहीं होती। हमने यहीं पे एक्सप्रेस किया था कि उसको 1 लिखा जा सकता है। ये बेटा रेडियस है जो इसको लेंथ लिख सकते हैं। जो स्पीड है इसको LT-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भाई ये तो आ गया आपके पास m, यहाँ से L का -1 आया, यहाँ से इसका +1 आया, प्लस ये 2 आया यहाँ से, ठीक है। लास्ट में आपको क्या मिला, MLT-1 T-2। तो ये आपके पास बना ML² T-3। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे और जो राइट हैंड साइड पे डायमेंशनल फार्मूला है वो मैच नहीं कर रहे। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला मैच नहीं करेगा तो इक्वेशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि सर देखो ऐसा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है दिस इज रॉन्ग इक्वेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है ये गलत है, मतलब डिराइव नहीं किया सॉरी, जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है ये गलत एक्सप्रेशन है। तो आपको फर्स्ट यूज़ है जो डायमेंशनल एनालिसिस का वो आ गया कि हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ऑलरेडी गिवन इक्वेशन हमें बोल दी जाए कि भैया ये इक्वेशन आप चेक करके बताइए कि ये सही लिखी गई है या गलत लिखी गई है, या हमने ही कोई चीज़ एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया और बाद में हम उसे चेक करना चाहते हैं कि हमने सही भी डिराइव किया है या नहीं, तो ये मेथड से हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और वेदर द इक्वेशन इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका इसका फर्स्ट यूज़ खत्म होता है। तो आप एक काम करो, फिर पॉज लो, अब है ना 5 मिनट का पॉज लो और जितना हमने अभी तक किया है उस सारे को एक बार देख लो, तो उससे बार बार चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये 2-3 घंटे के अंदर आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। शाबाश, करो। है अब आ जाते हैं इससे आगे की कहानी के ऊपर कि भाई इसके अलावा डायमेंशनल एनालिसिस का क्या रोल है। तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई इसका यूज़ क्या है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का, तो यूज़ नंबर 2 ये है कि हम एक गिवन एक्सप्रेशन के अंदर अगर हमें कुछ क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला पता हो और कुछ का ना पता हो तो हम आसानी के साथ ये पता कर सकते हैं कि भाई जिनका हमें नहीं पता है डायमेंशनल फार्मूला, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, या ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रूल वही यूज़ होगा कि भाई अगर प्लस माइनस या इक्वल टू 2 टर्म्स के बीच में एग्जिस्ट करता है तो उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ कि डायमेंशनल फार्मूला जो x का है वो किसके बराबर है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AB, वो बराबर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ CD, वो बराबर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Z के। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका फ़ायदा क्या है। आप ये कहोगे कि जो x है टर्म वो किसके बराबर होनी चाहिए भैया, A का डायमेंशनल फार्मूला और B का डायमेंशनल फार्मूला। इनके डायमेंशनल फार्मूलाज यहाँ लिखने पड़ेंगे, इनका भी डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो जो नहीं है उसके बारे में पता लग जाएगा। इसी ढंग से आप सेकंड एक्सप्रेशन भी बना सकते हो कि x जो नोन क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला C इंटू D के बराबर है। इसी ढंग से x को ही हम लिख सकते हैं किसके बराबर है भाई, z इंटू K के बराबर है। तो समझ आ गई हमें बात कि हर एक टर्म को ये पूरा एज इट इज़, ये पूरा एज इट इज़, ये पूरा एज इट इज़ और ये भी पूरा एज इट इज़ हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। और अगर बाई चांस कहीं पर रेशो दी गई हो तो रेशो का मतलब ये है कि आप इस गिवन केस में से कोई भी एक क्वांटिटी पिक कर लें। मैं ये कह सकता हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x है जो राइट हैंड साइड में मेरे पास रेशो है वो किसके बराबर है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, चाहे आप a/z लिख दो, चाहे आप डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b/z लिख दो, चाहे आप डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c/z लिख दो, एक ही बात है। यानी न्यूमिनेटर की कोई भी क्वांटिटी ओवर डिनोमिनेटर की कोई भी क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b/k, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b/q
आपको ये बात समझ आ गई कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये कोई भी हम लिख सकते हैं, C और Z, ये B ओवर Z के, मतलब कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखते जाइए सही रहेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P ओवर Q। P और Q दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, उन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आगे इलेबोरेट करके इसको समझ लेते हैं कि ये टाइप क्या है एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए बेटा, ये सबसे पहली एग्जाम्पल है और सबसे ईजी भी यही एग्जाम्पल आती है। हमें कहा गया कि x है हमारे पास क्या, लेंथ, लिखते जाते हैं साथ के साथ। ये क्या है, t टाइम है, और हमसे पूछा गया कि a b c पता करो। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का है ना, वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका, a का। जो हमने पीछे सीखा ये रिजल्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा किसका, bt का, और वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका, ct स्क्वायर का। तो जो हमने रिजल्ट लिखा था उसके अकॉर्डिंगली x का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, a के बराबर है, पर x तो लेंथ है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, लेंथ आ गया। सिमिलरली इसी ढंग से हमने कहा था कि x का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, सेकंड, किसके बराबर, bt के बराबर। तो यहाँ से पता लगा कि x तो लेंथ है, ये b इंटू टी है, तो b की वैल्यू आ गई L/t, तो यहाँ पे कितना बन गया, LT-1 बन गया। आप साथ साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे आ गया x, ये क्या आ गया बेटा, ct स्क्वायर, तो यहाँ x की वैल्यू लेंथ है, तो यहाँ कितना आ गया, c आ गया, ये t स्क्वायर आ गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि c की वैल्यू तो भैया l ओवर t स्क्वायर है, तो LT-2। तो हमने तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था वो ऑब्टेन कर लिया। तो इतना आसान है ये, यहाँ से आप समझ सकते हो। जैसे इधर मैं लिखूँ सेकंड केस के लिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही क्वांटिटी नज़र आ रही है, प्रेशर। तो मैं कह सकता हूँ कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो प्रेशर का है वो किसके बराबर है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x डिवाइडेड बाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a ओवर b, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें a ओवर b सब कुछ पता करना था। तो मैंने कहा p प्रेशर है भाई, p प्रेशर है तो ml-1 t-2 लिख दें, और यहाँ x क्या था, x लेंथ है l, तो ये आ गया b। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b के लिए टर्म लिखी जाएगी वो l ओवर ml-1 t-2 से लिखी जाएगी। इसको 2 कर लो बड़ा करके थोड़ा। यहाँ पे ऊपर क्या आ गया बेटा, m-1 ऊपर चला गया, ये ऊपर जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। इसी ढंग से राइट हैंड साइड पे p की वैल्यू को a ओवर b बोलते हैं। p क्या है, a ओवर b, तो a ओवर b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला भैया आ गया। तो हमें a की वैल्यू के बारे में क्या पता है, हमें पता है कि जो x है इज एडेड टू a। हमें x को किसके साथ ऐड किया है, हमने देखिए x को a के साथ ऐड किया है। तो पहले भी समझाया था कि जब भी दो क्वांटिटीज को आपस में ऐड करते हैं तो उनका तो डायमेंशनल फॉर्मूला ही सेम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x है जो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, a, तो x तो पहले ही लेंथ है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमें एक नई टाइप के बारे में पता लगा कि अगर हमें कोई दो क्वांटिटीज के बीच में पता हो रिलेशन, तो थर्ड क्वांटिटी के बारे में हम अपने आप ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इधर भी वही रिजल्ट्स है, तो फटाफट करते हैं हम इसको। E एनर्जी a ओवर b भी लिखा जा सकता है, E एनर्जी a ओवर x स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। बहुत अच्छे। तो देखिए जो सेकंड वाला रिजल्ट है, यहाँ से पता लगा कि आप एनर्जी को लिखोगे ml स्क्वायर t-2, यहाँ लिखोगे a ओवर l स्क्वायर। तो इधर से पता लग जाएगा बेटा कि a की वैल्यू ml4 t-2 है। बहुत आसानी से देखो समझ आ गया। अगर a ओवर b सीधा ही पूछा जाए तो एनर्जी हमें पता है ml स्क्वायर t-2 है, ये ओवर b आ गया, तो इसका भी सीधा ही आंसर आ गया। अगर b के बारे में ही पूछा गया है तो आप कह सकते हो सर कि देखो ऐसा है कि एनर्जी तो है ml स्क्वायर t-2 इज a ओवर b, यहीं से पिक कर लेते हैं, है ना। तो a की वैल्यू भी हमने पता कर ली है, क्या है ml4 t-2।
वैसे भी अगर हम यहाँ तक ना भी पहुँचे, इसको भी छोड़ दें, आप सीधे तौर पे देखिए कि b और एक्स स्क्वायर के बीच में आपस में सब्ट्रैक्शन है। मैं कह सकता हूँ कि b को सब्ट्रैक्ट किया गया है विद एक्स स्क्वायर, तो b किसके साथ हो गया, एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको ये बार बार बताया कि अगर प्लस माइनस या इक्वल टू, पहले तो वो ढूंढ लो कि कहाँ कहाँ पे है। जहाँ जहाँ पे दो क्वांटिटीज़ के बीच में प्लस या माइनस लिखा हुआ है ना, उनको तो सीधा इक्वेट कर दो कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम होगा। जैसे यहाँ पे b और एक्स स्क्वायर के बीच में नज़र आ रहा है, तो आपने कह देना कि एक्स स्क्वायर b के बराबर है और ये किसके बराबर है, एल स्क्वायर। ये तो पहले ही खत्म हो गया। फिर एक न्यूमिनेटर की क्वांटिटी, एक डिनोमिनेटर की क्वांटिटी, वो वाला रूल लग गया, वहाँ से ए बी पता लग गया, और डायरेक्टली भी लिखना हो तब भी आ गया। जैसे इसी केस को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे गिवन है कि v है क्या, स्पीड। स्पीड है तो भैया एल टी माइनस 1 हो जाएगा ना। तो हमें इतना पता है कि t और c को ऐड किया गया है, तो t इज ऐड किया गया मतलब प्लस माइनस साइन के साथ, t को बेसिकली तो सब्ट्रैक्ट किया गया है किसके साथ, विद c। तो t किसके बराबर लिख दिया जाएगा भाई, c के बराबर लिख दिया जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला t का किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर आ जाएगा। तो t तो टाइम है, तो इसका अंदर c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, टाइम हो गया। अब आगे क्या लिखें, v को किसके बराबर लिखेंगे, a के बराबर। v ऑलरेडी गिवन है कितना, एल टी माइनस 1, कह दिया गया है कि स्पीड है, एल टी माइनस 1 है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहाँ पे आ गया। फिर आ गया हमारे पास कि v को हम b ओवर t लिख सकते हैं। यहाँ एल टी माइनस 1 है, b ओवर t लिख सकते हैं। b को हम l लिख सकते हैं। चलिए कहानी समझ आती है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब हम इस रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं कि देखो हमने जो टाइप हम कर रहे थे उसमें दो चीज़ें आप और समझ लीजिए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, जितने भी लॉगरिथमिक रिलेशंस हैं, उन सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो नील होता है। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन लिखेंगे तो बेसिकली आप एंगल वैल्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं या एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं, जिसका आंसर फाइनली कुछ नंबर होने वाला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कहूं साइन ऑफ 30 डिग्री, मुझे बताइए क्या होता है, ये हाफ होता है। मैं कहूं कॉस ऑफ 30 डिग्री, आप कहोगे सर ये तो √3/2 होता है। तो बताइए √3/2 भी नंबर है, ये भी एक नंबर है, और यहाँ से भी आगे नंबर जनरेट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारे पास हैं, यानी कि जैसे ये क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म्स कौन सी हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। ठीक है बेटा, ये सभी की सभी टर्म्स कैसी होती हैं, ये डायमेंशनलेस होती हैं। तो इससे हमें ये समझ आ जाता है कि y को हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं। एक तो ये चीज़ समझ आ गई हमें कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो डायमेंशनलेस है, ये पूरी की पूरी टर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक सब डायमेंशनलेस है। दूसरा, इसी टर्म के अंदर, जो टर्म के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, ये क्या है, एंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो एंगल वैल्यू भी तो डायमेंशनलेस होती है। जैसा हमने कहा कि 30 डिग्री है, 45 है, 60 डिग्री है, तो ये भी तो डायमेंशनलेस है, क्योंकि इसकी तो कोई नंबर है भैया, नंबर की डायमेंशंस तो m0, l0, t0, 1 बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये b इंटू टी है, जो ये क्या बन गया 1। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/t। तो इस ढंग से हम a की डायमेंशंस भी पता करने में कामयाब हो गए और b की डायमेंशंस भी पता करने में कामयाब हो गए। जैसे कि हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है और हमें कहा गया कि चलिए आप इस एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाइए कि क्या आप जानते हैं कि इस एग्जांपल में जो लिखा गया है उस टर्म को कैसे डिराइव किया जा सकता है, या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बता सकते हैं। कोशिश करते हैं बताने की। देखो, हमें ओमेगा, जिसे W यहाँ लिखा हुआ है, और K, इनकी डायमेंशंस को पता करना है। आप कहते हो सर देखो ऐसा है कि हम x = a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx लिख रहे हैं। तो सर जैसा आपने ऊपर बताया था हमें कि यहाँ से लेके जहाँ पे भी साइन, कॉस, टैन,
सीकेंट, कोसीकेंट, टेंजेंट, ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी कौन सी टर्म है, इस टर्म को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मान सकता हूँ। और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को मैंने क्या माना है कि ये डायमेंशनलेस है, ये 1 के बराबर है। तो ये x इज टू a आ गया बेटा। x यहाँ पे पहले ही कहा गया है कि लेंथ है, तो l की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरे पास, a के बराबर आ गई। तो l की वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई, l की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे a के बराबर आ रही है, ठीक। तो ये तो हो गया सॉल्व। अब आगे क्या है, आगे है कि k की वैल्यू कैसे आएगी, तो इसको भी देख लेते हैं भाई k की वैल्यू कैसे आएगी। तो अगर हम इसके अंदर वाली टर्म देखें तो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, जो ये पूरी की पूरी टर्म कौन सी है, ये एंगल टर्म है। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे ऊपर कि ये देखो, ये जो टर्म होती है साइन कॉस टैन सीकेंट कोसीकेंट, उसके बाद जो लिखी हुई टर्म होती है यहाँ से लेके ये सारी की सारी क्या है, एंगल टर्म है। तो एंगल टर्म भी तो भैया डायमेंशनलेस है, जिसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, m0 l0 t0। बहुत अच्छे। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1। यानी अब आप देखो तो ये टर्म और ये टर्म अलग अलग हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा टी भी 1 के बराबर है, क्योंकि आपस में एडेड या इक्वेटेड है, और के एक्स भी अपने आप में 1 के बराबर है। ओमेगा इंटू टी 1 है, इसलिए ओमेगा की वैल्यू 1/t है। k इंटू एल 1 है, इसलिए k की वैल्यू 1/l है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक्सप्रेशन पता लग गया। तो कहानी ये है कि जो भी आप अल्टीमेटली फाइनली रिजल्ट्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के साथ आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको सारे को नोट कर सकते हैं। चलिए एक और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि जब भी हमें यह कहा जाए कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी इन्वॉल्व हैं, तो ध्यान रखो कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पहले तो वो समझ लेते हैं। कई बार ना बेटा आपको ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन जैसे आप देख रहे हो। आप देखिए इसमें ई जो टर्म है ना, इसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ तक अगर हम इधर से इधर तक माने, ये पूरी की पूरी टर्म इसको एक्सपोनेंशियल टर्म कहेंगे, ठीक है बेटा। और ये जो dt माइनस dt है इसमें, इसको पूरे को हम एक्सपोनेंशियल पावर कहेंगे, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो भी डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0 है, और जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो भी डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0 है। यानी इसको भी 1 लिख देंगे, फाइनली इसको भी 1 लिख देंगे। आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो e⁻⁻bt है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। अच्छी बात है, आपने एक्सपोनेंशियल टर्म पहचाननी सीख ली। तो आपके पास क्या बचा, p = p0 × 1। तो एक बात तो ये है कि ये जो p0 का डायमेंशनल फॉर्मूला है इस p के बराबर ही है। दूसरा जो माइनस bt है, ये एक्सपोनेंशियल पावर है। ठीक है बेटा। तो माइनस नंबर हो गया तो उसकी भी वैल्यू 1। b अपने आप में फाइंड आउट करना है तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, एक्सपोनेंशियल पावर है, ये सब कुछ किसके बराबर, 1 के बराबर। तो देयरफॉर b की वैल्यू बेटा कितनी आ जाती है, 1/t आ जाती है, जिसको मैं t-1 लिख सकता हूँ। तो ये बात हमारी समझ में आ गई अब आगे से कि कहीं पे भी पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, कहीं पे भी हमें पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये गिवन हो कि भैया यहाँ तो एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, तो उस केस में उस एक्सपोनेंशियल टर्म को हिस्से को पूरी तरह से अलग कर लो और उसको 1 के बराबर लिख दो। और जहाँ जहाँ पे भी आपको एक्सपोनेंशियल पावर नज़र आ रही है, जैसे यहाँ नज़र आ रही है, इस केस में इधर नज़र आ रही है, इस केस में यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, इस सब को भी 1 लिख दो और वहाँ से हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं लास्ट वाला केस इसको 1 मिनट के लिए सोचूं
कि मुझे इसे सॉल्व करना है। आप पैरेलली देखिए, 1 मिनट लगा के अगर आप ट्राई करना चाहते हैं बच्चे तो अपने आप सॉल्व करो इसको, नहीं तो फिर मैं आपको करा रहा हूँ यही चीज़। जो मुझे इसका सॉल्यूशन नज़र आता है उसमें मुझे ये नज़र आता है कि x को मैंने कुछ ऐसे लिखा होगा अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर दूं। ठीक बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको आगे ने मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर बना लिया। अब मुझे ये पता लग गया कि अल्फ़ा t है जो, वो इस केस में एक्सपोनेंशियल पावर है, जिसको मैं 1 लिखने वाला हूँ। तो अल्फ़ा इंटू टी है जो, वो 1 के बराबर आ गया, तो इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू बेटा 1/t हो गई, जिस सिंप्लाइज की अल्फ़ा की वैल्यू t-1 हो गई। चलिए, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई। अब हमें एक और चीज़ पता लग रही है देखने पर ही कि अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स को देखो तो इनके बीच में आपस में इक्वेशन इक्वल टू का साइन है भाई। अगर मैं इसको मान लूँ कि इसके बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इस केस में भी हम एक चीज़ और देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं बच्चों? तो इस केस में देखा जा सकता है कि x किसके बराबर, v0 बाई अल्फ़ा के बराबर। देखिए, तो x तो मैंने पहले ही कहा कि लेंथ है, और v0 के बारे में पता करना है, t⁻⁻1 अल्फ़ा की पावर है। तो v0 की वैल्यू है जो, वो LT-1 के साथ लिखी जा सकती है। तो यहाँ से पता लग गया हमें कि जो हमारे पास टर्म्स हैं वो किस ढंग से लिखी जा सकती है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। आज के लेक्चर को हम ये लास्ट वाले केस जो अभी हम लास्ट डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ फाइंड अप करेंगे। हम इसका एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें हमारे पास जो यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाकी बचे हुए पार्ट को डिस्कस कर लिया जाएगा। आपने अगर इस लेक्चर को पूरा कवर अप कर लिया आज में एक ही बार में, तो आप सेकंड लेक्चर के लिए थोड़ा पॉज लेके दोबारा से देख सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने ये फर्स्ट टाइम पे करना है वो इसको आराम से कवर अप करें, चाहे 2 से 3 घंटे लगे एक लेक्चर को, आप इसको अच्छी तरह से सीखिए ताकि आपको दोबारा ना देखना पड़े बेटा। ये 1 डे के अंदर आपको ख़त्म करने वाला टॉपिक नहीं है, इसको 2 दिन ज़रूर लीजिए जो फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास अगर आप ये लास्ट टाइप देखो इसके, तो आपको नज़र आएगा कि कुछ टर्म्स हैं जो ऑलरेडी ब्रैकेट्स के अंदर हैं और 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके एक फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन किया गया। यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक अलग से रिजल्ट है। तो मैंने कहा कि जो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है ब्रैकेट्स की, उसमें लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की दोनों ब्रैकेट्स को का डायमेंशनल फार्मूला मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होना चाहिए। तो यही लिखा है यहाँ पे भी, जो कि इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली सही है। तो इसमें 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक ये कि एक तो ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट। जैसे मैं इस केस में आपको कहूँ कि देखिए बच्चों, आपने फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कंसिडरिंग फर्स्ट ब्रैकेट, इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपने डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x को बराबर माना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a के। नाउ कंसिडर सेकंड ब्रैकेट, उसके अकॉर्डिंगली डायमेंशनल फार्मूला ऑफ y को बराबर माना गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b के। क्यों? क्योंकि वो दोनों या तो आपस में एडेड हैं या आपस में सब्ट्रैक्टेड हैं। हमेशा लाइक टर्म्स को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए ये रिजल्ट तो ओके हो गया। फिर क्या लिखूं मैं? फिर मैं लिखना चाहता हूं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का जो भी डायमेंशनल फार्मूला है, इसमें से x को ले लो फर्स्ट ब्रैकेट की, यही डायमेंशनल फार्मूला है। सेकंड का ये है x इंटू वाई, फर्स्ट का x है, सेकंड का b है, उसको भी मान सकते हैं। a इंटू वाई मान सकते हैं, a इंटू बी मान सकते हैं। ये जो डायमेंशनल फार्मूला है इन सारी टर्म्स का आपस में हमेशा बराबर है, और यही टर्म ये क्या है, ये सब कुछ डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है जो बराबर होना चाहिए किसके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, जो किसके बराबर है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ z के। यानी आप फर्स्ट ब्रैकेट की कोई एक टर्म
सेकंड ब्रैकेट की कोई एक टर्म को मल्टीप्लाई करके डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने दे दी और मैंने कहा कि भैया मुझे ये बता दो कि आपके पास ए बी ओवर आर टी बी ओवर आर टी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, जबकि प्रेशर की बात हमने पहले ही कर दी गई है कि ml-1 t-2 है और वॉल्यूम की बात हमें कर दी गई है कि L³ के बराबर है। देखिए जो रूल मैंने यहाँ पे पहले बताया कि जब दो टर्म्स आपस में एडेड होती हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो P का है वो बराबर होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A ओवर V स्क्वायर। तो P क्या है भाई, ml-1 t-2, ये क्या है A ओवर L³ का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व करके थोड़ा सा और आगे तक ले जाता हूँ और यहाँ से मुझे पता लगता है कि A की जो वैल्यू है ml5 t-2 आ गई। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि A की वैल्यू इतनी आ रही है। सिमिलरली जो डायमेंशनल फॉर्मूला V का है वो किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B के। V क्या है बेटा, L³ है और वही डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आपको A का डायमेंशनल फॉर्मूला B का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। तो जिसमें हमने ये वाली टाइप और ये वाली टाइप को यूज़ किया है कि जो ब्रैकेट्स आपस में एडेड हैं, जो ब्रैकेट में टर्म्स आपस में एडेड हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा होना चाहिए भैया, सेम टू सेम होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं यूज़ करूँगा ये वाला केस कि भाई फर्स्ट ब्रैकेट में से कोई भी एक टर्म ले लो, जैसे इसमें से हम P मान रहे हैं, और सेकंड ब्रैकेट में से कोई भी एक टर्म ले लो जिसमें से हम V मान रहे हैं। फर्स्ट ब्रैकेट की कोई भी एक टर्म मान लो जिसको हम P मान रहे हैं, और सेकंड टर्म की कोई भी मान लो जिसको हम B मान रहे हैं। फर्स्ट की कोई भी ब्रैकेटेड टर्म मान लो A ओवर V स्क्वायर, सेकंड की कोई भी मान लेते हैं V, ये कट गया आपस में, और ये AB ओवर V स्क्वायर, ये किसके बराबर है, RT के बराबर है। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है, AB ओवर RT। AB ओवर RT यहाँ से मिल जाएगा, इस टर्म से चेक करो। तो AB ओवर RT है जो, वो क्या बन रहा है, वो तो V स्क्वायर बन रहा है। तो ये V क्या है, ऑलरेडी V के बारे में बताया गया है कि ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, L⁻⁶ आ जाएगा। फिर और क्या बताया गया, B ओवर RT। देखो B ओवर RT कहीं से मिल सकता है, यस यहाँ से मिल सकता है। तो आपको पता लगा कि PB = RT है, तो B ओवर RT है जो, वो किसके बराबर आ गया, 1 ओवर P के बराबर आ गया। और P की वैल्यू हमें पता है, ये आ गया B ओवर RT किसके बराबर, P की वैल्यू क्या है बेटा, L-1 t-2। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, m-1 L1 t2। तो ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया सारी टर्म्स का। तो यहाँ मैं फर्स्ट लेक्चर को रोकता हूँ और आपको जितना आज मैंने कराया है, ये जो इसको आपने अगर इकट्ठे नहीं देख सकते तो 2 पार्ट्स में 2 लेक्चर्स के तौर पे देख सकते हो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी यूनिट्स एंड डायमेंशंस किया हुआ है वो आई होप इस लेक्चर को आपने 1 आवर के आसपास का ये लेक्चर है, आपने ये 40-30 मिनट्स के अंदर कवर कर दिया होगा। तो आप बच्चों जिन्होंने ऑलरेडी यूनिट्स एंड डायमेंशन एक बार पढ़ा हुआ है क्लासरूम सेशंस में, वो दूसरा लेक्चर भी अभी देखना शुरू कर सकते हो। अगर आपने कंपटीशन पार्ट इसका देखना है तो उसके लेक्चर्स अलग हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे जो बच्चे क्लास +1 में पढ़ना शुरू करते हैं, ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए है। ये बिल्कुल बेसिक्स के लेक्चर हैं ताकि बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग बने और स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए वो लोग तैयार हो सकें। ये इसमें JEE मेंस वाला हमने कुछ खास नहीं कराया है, या जो नीट वाले क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं अभी कवर हुए, उसको अभी हम बाद में एक बार जो कंपटीशन पार्ट वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो आज मैंने कराया है उसको आप एक पॉज दो। अब सारा का सारा लेक्चर एक बार जो आपने लिख लिया है अपनी कॉपी में, उसको दोबारा से एक बार करके देखो एक एक क्वेश्चन को, और इसके ऊपर बेस्ड जो आपकी बुकलेट के या एक्स्ट्रा शीट्स आप कर रहे हो उनके क्वेश्चंस हैं या उनको कवर अप करो, और जो भी डाउट्स आती हैं वो हम क्लास में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।